हेलो स्टूडेंट, इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंस के बारे में पढ़े। उसके पहले सबसे पहले पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1869 में। उसके बाद हमने पढ़ा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फिर पढ़ा था बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इतने सारे एविडेंस पढ़ने के बाद दो हेडिंग और पढ़े थे, एडाप्टिव रेडिएशन या एडाप्टिव डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसके बाद पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जैसे साल को महीने में, महीने को हफ्ते में, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट के रखा जाता है, उसी प्रकार से टाइम पीरियड को कैसे कैसे ओरिजिनेशन हुआ, कैसे कैसे ओरिजिन हुई स्पीसीज, उसके बारे में उसको हम टाइम स्केल में रखते हैं। जैसे इरा, पीरियड, इपॉक, छोटे छोटे यूनिट में बांट के रखा गया। 4 इरा, फिर उसके अंदर पीरियड, फिर पीरियड के अंदर इपॉक को रखा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन कैसे हुई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लैमार्क आते हैं। लैमार्क बेसिकली फ्रांस के थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने एक बुक लिखी थी जो फिलोसफी जूलॉजिक एक बुक है, जिसमें वो अपना एक कंक्लूजन दिए थे। और इनका जो थ्योरी का नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी फिलोसफी जूलॉजिक। इसी बुक में उन्होंने अपने थ्योरी के बारे में जो कंक्लूजन दिया था, इसी बुक में लिखा था। ओके, इन्होंने क्या पास्टुलेट दिए, क्या कंक्लूजन दिए अपने थ्योरी में, उसको बताते हैं। पोस्टुलेट, इन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिया। इन्होंने बताया पहले नंबर पे चेंजिंग environment leads to new need. Changing environment leads to new needs. दूसरे नंबर का पॉइंट, चेंजिंग environment leads to new need. इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, न्यू मतलब नए नए ज़रूरतें पड़ेंगी। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, नई ज़रूरतें पड़ेंगी, और नए ज़रूरतें पड़ने में जो आर्गन ज़्यादा यूज करेंगे और जो जिस आर्गन का यूज कम करेंगे, उसके हिसाब से बताते हैं। मतलब लेस यूज ऑफ आर्गन एंड लेस एंड ओवर यूज ऑफ आर्गन, less and overuse of organ to meet new need। इसका क्या मतलब, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होगा, नए नए ज़रूरतें आएंगी। उस नए ज़रूरतें में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आर्गन का जितना ज़्यादा ओवर यूज, जिस आर्गन का जितना ज़्यादा यूज करेगा, वो आर्गन मोर डेवलप होगा। ओवर यूज जिसका करेगा वो मोर डेवलप होगा, वो आर्गन मोर डेवलप होगा। और जिस आर्गन का लेस यूज करेगा, कम यूज करेगा, वो डिजेनरेट हो जाएगा, ओके।
मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उसे नई ज़रूरत पड़ेगी, नई ज़रूरत में वो अपने आर्गन को यूज करेगा। तो जिस आर्गन को ज़्यादा यूज करेगा वो ज़्यादा डेवलप होगा, और जिसको कम यूज करेगा वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा। और यही करेक्टर, जो आर्गन ज़्यादा डेवलप होगा, जो यही करेक्टर इनहेरिट होगा अगले जनरेशन में। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यही करेक्टर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन, यही करेक्टर इधर नोट करिए पहले, यही करेक्टर एक्यूमुलेट होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यही करेक्टर एक्यूमुलेट होगा, और यही करेक्टर एक्यूमुलेट होकर एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा जिसे स्पेसिएशन कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इधर नोट कर लीजिए तब तक। मतलब लैमार्क ने अपना थ्योरी दी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिलोसफी जूलॉजिक उनके बुक का नाम था, और ये सब दिए थे 1809 में। उन्होंने बताया जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा नई ज़रूरतें पड़ेंगी, नई ज़रूरतें पड़ने में आर्गन की यूज होंगे। जिस आर्गन का ज़्यादा यूज होगा वो ज़्यादा डेवलप होंगे, जिस आर्गन का कम यूज होगा वो कम डेवलप होंगे। और यही करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगी, मतलब जाएगी, और यही करेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेशन के बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देंगे। चौथा हम लिख देते हैं, अच्छा इतना नोट कर एकदम। चौथा एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर मेनी जनरेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मेनी जनरेशन, इससे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जिसे हम स्पेसिएशन कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले बताएं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा नई ज़रूरतें पड़ेंगी, नई ज़रूरतें पड़ने के बाद आर्गन जो ऑर्गेनिज्म हो अपने आर्गन का जो ज़्यादा यूज करेगा, जिस आर्गन को ज़्यादा यूज करेगा वो ज़्यादा डेवलप होगा, जिसका कम यूज करेगा वो कम डेवलप होगा। यही करेक्टर अगले जनरेशन में इनहेरिट होगी, और इनहेरिट होने के बाद कई जनरेशन तक यही करेक्टर एक्यूमुलेट होगा जो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देगा। यही पास्टुलेट है, 4 पास्टुलेट है। और जिन्होंने एग्जाम्पल लिया था, जिस पर एग्जाम्पल दिया था वो जिराफ था, लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब इन जिराफ। लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्ब इन जिराफ। इन्होंने कैसे इस एग्जाम्पल को लेकर समझाया, उन्होंने बताया जिराफ थे, जिस जगह जिराफ थे वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो जो नीचे तो ग्रास व्रास थे वो सब नहीं रह गए वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े प्लांट बचे, बड़े बड़े प्लांट बचे। उस प्लांट को वो अपना प्लांट मतलब भोजन थे, पत्तियों को खाने के लिए जो जिराफ थे वो अपने फोर लिम्ब और गर्दन का ज़्यादा उपयोग करते थे। वो उपयोग ज़्यादा करने से उनके जो गर्दन और फोर लिम्ब वो ज़्यादा डेवलप हो गए, वो ज़्यादा डेवलप होने गए। फोर लिम्ब और नेक ज़्यादा यूज करने से ज़्यादा डेवलप हो गए, और यही कैरेक्टर उनके अगले नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया, जो लैमार्क साहब बताते हैं। लॉन्ग नेक एंड
लॉन्ग फोर लिम्ब इन जिराफ, एक एग्जाम्पल लिए थे लैमार्क साहब। ठीक, तो इस प्रकार लैमार्क में थ्योरी का पोस्टुलेट खत्म हुआ। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या लैमार्क साहब ने बताया थे, क्योंकि 2 मिनट में। फ्रांस के रहने वाले थे, फिलोसफी जूलॉजी उनके बुक का नाम थी, जिसमें उन्होंने अपने पोस्टुलेट को पब्लिश कराया। उन्होंने पहला बताया कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, नई ज़रूरतें पड़ेंगी, नई ज़रूरतें पड़ने से ऑर्गेनिज्म होगा, जिस आर्गन का ज़्यादा यूज करेगा वो ज़्यादा डेवलप होगा, और जो उसका कम यूज करेगा वो लेस डेवलप होगा। और यही करेक्टर अगले जनरेशन में इनहेरिट होंगी। और चौथा, करेक्टर बार बार इनहेरिट होने से एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होने के बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देगा। और एग्जांपल लिया लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्ब इन जिराफ। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। लैमार्क theory was discarded by August Weismann. Lamarck theory was discarded by August Weismann, और इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लांट। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लांट। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लांट। वीजमान साहब ने बताया कि बॉडी में 2 टाइप्स की सेल होती हैं। एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल के अंदर होता है सोमैटोप्लाज्म। सोमैटिक सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म को सोमैटोप्लाज्म कहते हैं, और जर्मिनल सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म को जर्म प्लाज्म। इन्होंने बताया कि जो सोमैटोप्लाज्म के अंदर कोई चेंज होता है। अच्छा, सोमैटोप्लाज्म क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, और जर्मोप्लाज्म फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इन्होंने बताया कि सोमैटोप्लाज्म के अंदर कोई चेंज अगर सोमैटोप्लाज्म के अंदर होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता। डू नॉट इनहेरिट इन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर जर्मोप्लाज्म के अंदर कोई चेंज होता है तो इनहेरिट इन नेक्स्ट जनरेशन। ओके, दिखना ही रहा साफ। तो बता देते हैं, लैमार्क थ्योरी को एक साइंटिस्ट थे अगस्त वीजमान, इन्होंने टोटली डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बताया कि 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं बॉडी में, एक सोमैटिक सेल, एक जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल जो फॉर्मेशन ऑफ बॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जर्मिनल सेल जर्मोप्लाज्म जो गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सोमैटिक सेल के अंदर कोई चेंज हो जाए तो अगले जनरेशन में नहीं इनहेरिट होती है। अगर जर्मिनल सेल में अगर कोई चेंज हो जाए तो अगले जनरेशन में वो इनहेरिट, क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और उन्होंने लैमार्क थ्योरी को टोटली डिस्कार्ड कर दिया, रद्द कर दिया।
कैसे किया एक्सपेरिमेंट से उसको समझाते हैं। इतना देख लीजिए उसे दिख नहीं रहा साफ, तो साफ साफ लिख देते हैं जल्दी। तो बीजमान थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म इनकी थ्योरी का नाम था। इन्होंने बताया कि बॉडी में 2 टाइप्स की सेल होती है, सोमैटिक सेल, जर्मिनल सेल, जिसके अंदर के साइटोप्लाज्म को सोमैटोप्लाज्म, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को जर्मप्लाज्म। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ये गेमेट बनाने। ओके, सोमैटिक सेल में कोई अगर चेंज हो, चेंज to do not inherit in next generation। इसके अंदर जर्मिनल सेल या जर्मप्लाज्म में कोई चेंज हो, inherit in next, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था तो वैसे बोल के बता देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। उन्होंने एक माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मेल माइस और फीमेल माइस को लिया और उन्होंने उनको क्रॉस कराया। मेल लिया, फीमेल लिया। पहले उनके टेल थे, पूंछ को काट दिया। काटने के बाद उनको क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद नया जनरेशन, नई स्पीसीज आई, ऑफस्प्रिंग आया। उन्होंने उसमें देखा कि टेल प्रेजेंट थी। ऐसे ऐसे उन्होंने 22 जनरेशन को उनको टेल को काटता रहा, और जब उनका 23वां जनरेशन आया तब भी उसके अंदर टेल प्रेजेंट था। इससे मतलब समझ में आता है अगर उनके सोमैटिक सेल या सोमैटोप्लाज्म में कोई चेंज आएगा तो वो दूसरे जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। यही उनका एक्सपेरिमेंट था बीजमान ने। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि जब तक उसके जर्मिनल सेल या जर्मप्लाज्म में कोई चेंज नहीं होगा वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट ही नहीं होगा। यही बताया था। इतना लिख लीजिए, तभी उसको भी लिख देते हैं। ओके, तो बीजमान ने कैसे प्रूव किया कि जो सोमैटिक सेल में चेंजेस होते हैं वो दूसरे जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते हैं। जर्म सेल में या जर्म प्लाज्म में कोई अगर चेंज हो तो अगले जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट किया देखिए। एक्सपेरिमेंट दैट ऑन माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कट टेल ऑफ माइस फॉर 22 जनरेशन, 22 जनरेशन तक उनके टेल पूंछ को काटते रहे। और उसके बाद मेल और फीमेल जब क्रॉस वो फर्टिलाइज कराए उनको, तो जो 23rd जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिली उसके अंदर टेल प्रेजेंट था। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई सोमैटिक सेल में चेंज करेंगे तो अगले जनरेशन में नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार उन्होंने बता दिया चेंजेस अकर इन जर्मप्लाज्म इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने बताया कि अगर जर्मप्लाज्म में कोई चेंज आता है तभी जो अगले जनरेशन में इनहेरिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे कुछ और एग्जांपल हैं जो लामार्क के अंगेस्ट में काम करते हैं। जैसे इंडिया में ट्रेडिशनल है, इंडिया की महिलाएं जो हैं अपने नाक और कान को बोरिंग करवाते हैं, पियर्सिंग छेद करवाते हैं। लेकिन जब उनका नेक्स्ट जनरेशन डॉटर जब बर्थ होता है तो ऐसा उन्हें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो सोमैटिक सेल में चेंज है। ओके, इन्हें नोट करिए। उसके बाद पढ़ते हैं डार्विन की थ्योरी।
ओके बिठाए भाई, तुमने लैमार्क थ्योरी को पूरा देख लिया। डिस्कार्ड हो गए बीजमान, अगस्त बीजमान ने उनके थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद आता दूसरा डार्विन थ्योरी। दूसरा डार्विन थ्योरी या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें दो साइंटिस्ट पार्टिसिपेट थे पहले, प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड अल्फ्रेड वायलास। डार्विन एंड अल्फ्रेड वायलास। अल्फ्रेड वायलास ये स्टडी कर रहे थे इंडियन मलाया आइसलैंड के इंडियन ओशियन, जबकि डार्विन आपको बताया था जब बायोजियोग्राफिकल एविडेंस पढ़ा रहे थे तो वो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, जहाँ पे डार्विन फिंचेस के बारे में, तो फिंचेस के बारे में स्टडी किया था। गैलापागोस आइलैंड ये वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में है, और इंडिया तो लिखा है इंडियन ओशियन, मलाया आइसलैंड के इंडियन ओशियन में। इन्होंने क्या किया, ये दोनों अपने अपने स्टडी पे निकल गए। डार्विन निकल गए गैलापागोस आइलैंड पे वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के, और अल्फ्रेड वायलास मलाया आइलैंड के इंडियन ओशियन पे जाए। दोनों लोगों ने एकदम इंटायरली इंडिपेंडेंट मैनर में दोनों स्टडी की, किसी को कुछ पता नहीं था, और स्टडी करने के बाद इन्होंने सेम कंक्लूजन पे पहुंचे। मतलब ये अलग स्टडी कर रहे थे, ये अलग स्टडी कर रहे थे, लेकिन कंक्लूजन उन्होंने सेम निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला और स्टडी कहाँ कर रहे थे, गैलापागोस आइलैंड पे गए। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में बताया था डार्विन फिंच के बारे में कि जो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे देखा जो गैलापागोस आइलैंड था वहाँ 22 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से मिलके बना हुआ था ये आइलैंड। और उन्होंने 20 स्मॉल बर्ड्स, जिन्होंने फिंच नाम दिया, 20 स्मॉल बर्ड्स को उन्होंने अध्ययन किया था, जिनका जो फीडिंग हैबिटेट था और फीडिंग पैटर्न था वो अलग था, और उनके वीक की शेप एंड साइज दोनों अलग थी, जबकि वो कॉमन एंसेस्टर के थे। ओके, और पूरा पास्टुलेट इतना करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी, डार्विन साहब ने एक बुक आई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक बुक आई, उसी बुक में सबका कंक्लूजन दिया था। अब ये दोनों साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट से ज़्यादा प्रभावित थे, माल्थस, जो उन्होंने एक ऐसे लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर, उनसे ज़्यादा प्रभावित थे, उसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उन्होंने थ्योरी उसी बुक में उन्होंने अपने कंक्लूजन को रखा है। अभी इतना देखे बताते हैं क्या क्या कंक्लूजन था। मतलब डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे गए जो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में था, अल्फ्रेड वायलास अलग स्टडी कर रहे थे, मलाया आइलैंड के इंडियन ओशियन है मलाया आइलैंड पे, इन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे बर्ड्स की स्टडी की, जिन्हें डार्विन फिंच बोले। वो भी कुछ प्लांट्स एनिमल अलग अलग स्पीसीज का स्टडी कर रहे थे, लेकिन
कंक्लूजन सेम निकाला, इसलिए दोनों साइंटिस्ट का नाम आता है। डार्विन थ्योरी प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस। ओके, और एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसी में पूरा लिखा हुआ था, ये देखते हैं। पहला पॉइंट, इन एन इंडिविजुअल enormous power of reproduction, किसी इंडिविजुअल में इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन का होता है, जिससे और वो पॉपुलेशन को कैसे अपना ग्रोथ कराते हैं इन जियोमेट्रिक रेशियो, ग्रोथ इन जियोमेट्रिक रेशियो। ओके, लेकिन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस होने के कारण, जो रिसोर्सेस थे लिमिटेड होने के कारण इन लोगों के बीच में होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, इन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। मतलब पहला पास्टोरेट बताया कि किसी इंडिविजुअल्स के अंदर इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और अपने वो पॉपुलेशन या अपने प्रोजनी को जियोमेट्रिक रेशियो में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण उन दोनों के बीच में होता है स्ट्रगल, और उसमें जो ज़्यादा सुपीरियर होता है वो सर्वाइव करता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लेकिन ये स्ट्रगल 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप। पहला, दिख रहा ही नहीं इतना, पहला सिर्फ पहला ही दिख रहा है, चलो लिख देते हैं। पहला इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और तीसरा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ओके, मतलब पावर ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, चाहेगा जियोमेट्रिक रेशियो में बढ़ाना, लेकिन रिसोर्सेज नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होगा। इसमें दोनों के बीच में स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो 3 टाइप का होगा, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। मतलब एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होगा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होगा इन्वायरमेंटल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब होता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में, स्पीसीज दोनों डिफरेंट होगी, उनके बीच जो स्ट्रगल हो, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल सेम स्पीसीज के बीच में अगर स्ट्रगल हो तो इंट्रा स्पेसिफिक, और तीसरा है इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इतना नोट करिए। ओके, बताएं।
3 टाइप के स्ट्रगल बताएं, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल। चौथे नंबर पे क्या? वेरिएशन present in individuals of species। एक यूनिक कैरेक्टर होता है, हर एक स्पीसीज के अंदर एक वेरिएशंस होता है, एक न्यू कैरेक्टर होता है, एक ट्रेट होता है जो प्रेजेंट होता है। वेरिएशन, ये वेरिएशन 2 टाइप के होते हैं। जो वेरी फ्यू के अंदर होते हैं, कुछ के अंदर होते हैं, ये बहुत सारे में पाए जाते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वेरिएशन 2 टाइप्स के जो कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये बहुत सारे में पाए जाते हैं। लेकिन ये वेरिएशन जो होते हैं कुछ में पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये वेरिएशन जो कुछ में पाए जाते हैं वो मेजर होते हैं, मेजर वेरिएशन। और जो बहुत सारे पाए जाते हैं वो स्मॉल वेरिएशन होते हैं। उलट पुलट है इधर उधर, मतलब कम वाले में बड़ा वेरिएशन और ज़्यादा वाले में छोटा वेरिएशन। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, इसके बारे में बताया था। ये स्मॉल वेरिएशन ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूजफुल वेरिएशन, होते हैं हार्मफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशन को कहते हैं एडाप्टेशन। मतलब इन्होंने चौथे वाले पार्ट स्टूडेंट में क्या बताया, किसी भी इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज के अंदर, किसी भी स्पीसीज के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर होता है, एक ट्रेट होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसे वेरिएशन कहते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं वो मेजर वेरिएशन होते हैं, और बहुत सारे वेरी फ्यू के अंदर पाए जाते हैं वो मेजर होते हैं। लेकिन बहुत सारे पाए जाते हैं लेकिन छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं, स्मॉल वेरिएशन। स्मॉल वेरिएशन के बारे में उन्होंने बताया, वो वेरिएशन यूजफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल वेरिएशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाते हैं, यूजफुल वेरिएशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट करती है और वही सर्वाइव करते हैं। ये एडाप्टेशन हेल्प इन सर्वाइवल। ये एडाप्टेशन हेल्प इन सर्वाइवल। हेल्प इन सर्वाइवल, देखिए इतना। ओके, वेरिएशन 2 टाइप्स के, हार्मफुल और यूजफुल। यूजफुल वाले से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। अब यही एडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म की फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल को बताते हैं, इंडिविजुअल्स फिटनेस। यही एडाप्टेशन फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल को बताता है, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स।
बताता है, और इसी से नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ये जो फिटनेस है डार्विन के द्वारा बताया गया, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव और नेचुरल सिलेक्शन, उसी को होता है नेचुरल सिलेक्शन, वो तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उसी का होता है नेचुरल सिलेक्शन, उसी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और यही यूजफुल वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन, यूजफुल वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होते हैं, और एक्यूमुलेशन होने के बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देते हैं। 4 हुए थे, 5वां नहीं, ये है नेचुरल सिलेक्शन वाला 5वां पास्ट। 6वां वाला क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ एडाप्टेशन in many generation, in many generation, accumulation of adaptation in many generation, और यही कई जनरेशन तक होने के बाद एक स्पीसीज का फॉर्मेशन मिलती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इतना सारा चीज बता दिए डार्विन साहब ने कि वही एडाप्टेशन एक्यूमुलेट होता है कई जनरेशन बाद, और वो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देता है। इतना इनका पास्टुलेट था। पहला पास्टुलेट था कि एक इंडिविजुअल, एक सिंगल स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उसके अंदर इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो अपने पॉपुलेशन को जियोमेट्रिक रेशियो में बढ़ा सकता है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेस होने के कारण उन लोगों के बीच में होता है स्ट्रगल, ऑर्गेनिज्म की स्ट्रगल होता है। और स्ट्रगल 3 टाइप के होते हैं, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसमें जो सर्वाइव करता है वो फिट होता है। फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिक कैरेक्टर होता है जिसे कहते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन 2 टाइप्स के होते हैं, यूजफुल और हार्मफुल। यूजफुल वाला, जिसके यूजफुल वेरिएशन जिस ऑर्गेनिज्म के पास होता है, नेचर उसे सेलेक्ट करती है और वही सर्वाइव करता है, जबकि हार्मफुल वेरिएशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट नहीं करती है। ओके, और उसी और उन्होंने बताया कि एडाप्टेशन इज ए फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। एडाप्टेशन जितना ज़्यादा उसी के हिसाब से उसका फिटनेस ज़्यादा, और उसी को नेचर सेलेक्ट करती है। होता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और लास्ट में वही एडाप्टेशन एक्यूमुलेट होते हैं, कई जनरेशन तक एक्यूमुलेट होते हैं, जो नई स्पीसीज को बना देता है। इतना सब होने के बाद लेकिन म्यूटेशन कर रहे हैं, डार्विन एक चीज़ नहीं बता पाए कि जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं, ये वेरिएशन कहाँ से आए, वेरिएशन कहाँ से आए, इस चीज़ के नहीं बता पाए। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बता दिए, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में नहीं बता पाए। इतना देखिए तो फिर बताते हैं आगे। ओके, इतना सब बताने के बाद डार्विन ये नहीं बता पाए कि जो वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये वेरिएशन का सोर्स और ट्रांसमिशन, मतलब ये सोर्स कहाँ से आए और कैसे आए, ये वेरिएशन के बारे में। क्योंकि उस समय मियोसिस के बारे में, जीन क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता नहीं था। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बुक आए, तो उस समय मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन और डार्विन के बारे में जेनेटिक्स का नॉलेज ही नहीं था। तो ये सब बता नहीं पाए कि वेरिएशंस का सोर्स एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो बता नहीं पाए।
दूसरे नंबर पे ही कुड एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे फिट होगा, नेचर द्वारा कैसे सेलेक्ट होगा बता दिए, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट कैसे शुरुआत हुई, कैसे राइज हुई, फिटनेस का जो सिग्नल कैसे राइज हुआ उसको नहीं बता पाए, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और लास्ट में जाते जाते एक टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी, टू पहला ये ब्रांचिंग डिसेंट, डायरेक्ट एनसीईआरटी लिखती है भाई, ब्रांचिंग डिसेंट, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी, पहला ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। Descent with modification, नेचुरल सिलेक्शन मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस प्रकार से लैमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी में खत्म। 2 मिनट में अभी हम रिकैप करा देते हैं, 2 मिनट में। लैमार्क फ्रांस के थे, इतना नहीं, इतना दूर से नहीं। लैमार्क के बारे में पूरा बताया, इन्वायरमेंट बदलेगा, न्यू नीड्स आएंगे, आर्गन का यूज करेंगे, जिसका ज़्यादा यूज करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होगा, जिसका कम यूज करेंगे लेस डेवलप होगा। ओके, इतना सब बताएं। उसके बाद हमने डार्विन की थ्योरी बताया। अच्छा, लैमार्क की थ्योरी सब कुछ बताने के बाद ज़्यादा डेवलप होगा लेस डेवलप होगा, वो कैरेक्टर इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में। उसके बाद एक्यूमुलेशन होगा कैरेक्टर का, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन का। इतना बताने के बाद उनके थ्योरी को फेल कर दिया बीजमान साहब ने, अगस्त बीजमान, जिन्होंने बताया कि अगर कोई भी चेंज अगर सोमैटिक सेल में होता है या सोमैटोप्लाज्म में होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसमिट होता, जबकि जर्म सेल में अगर कोई चेंज होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। डिस्कार्ड कर दिया। फिर डार्विन थ्योरी आए, जो प्रपोज किए डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस ने, ज्वाइंटली प्रपोज किए थे, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट डार्विन को दिया गया है। उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में बताया, फिर उनकी लिमिटेशन आई। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बता दिया, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में नहीं बता पाए। अ सोर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेरिएशन, मतलब कहाँ से वेरिएशन और कैसे आती है, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस समय जेनेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था। मियोसिस, क्रोमोसोम, जीन, इस सब के बारे में उसमें पता नहीं चला था। लास्ट में 2 की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी को बताएं, एक ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन मतलब तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके।